तो अब आता है क्लास 10 का अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसका क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या डोबेराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो ये कहता है क्या डोबेराइन के त्रिक, डोबेराय का जो नियम था उसने तीन एलिमेंट का समूह बनाया था। तो कहता है क्या डोबेराय के त्रिक न्यूजीलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तो तुलना करके पता कीजिए। ठीक, तो हाँ उत्तर है इसका हाँ, त्रिक यानी कि 3 एलिमेंट के जो समूह बनाए थे वो न्यूजीलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी मिलते हैं, जैसे कि उदाहरण लिथियम, सोडियम व पोटेशियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डोबेराइन के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? ठीक, तो देखिए क्या सीमाएं थी। डोबेराइन के केवल 3 तत्वों के त्रिक को उस समय पहचान सके एवं सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक के अनुसार नहीं हो सका। मीन्स बच्चों देखिए, जो डोबेराइन के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी। जो डोबेराय का जो केवल 3 तत्वों के समूह को उसने त्रिक कहा था और उसके आधार पर उसने तत्वों के पहचान को बताया था, लेकिन ये जो त्रिक नियम था बाद में अन्य तत्वों के वर्गीकरण को त्रिक के अनुसार वो नहीं चल सका। ठीक, यानी कि त्रिक नियम ये सभी एलिमेंट के लिए लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, ये इसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, न्यूजीलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो न्यूजीलैंड के अष्टक की क्या सीमाएं हैं? न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों का वर्गीकरण कर पाया। मीन्स बच्चों न्यूजीलैंड का जो अष्टक नियम था, क्या था अष्टक नियम? इसने म्यूजिक के, संगीत के 8 स्वरों के हिसाब से अपना अष्टक नियम रखा था। सिद्धांत सा रे गा मा पा धा नी सा। मीन्स जो पहला वाला और 8वां एलिमेंट था उनकी क्या थी, उनकी प्रॉपर्टीज में काफ़ी समानताएं थी। ठीक, लेकिन न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक के एलिमेंट तक का ये नियम चलता रहा। उसके बाद जो हैवी एलिमेंट थे उनके लिए अष्टक नियम लागू नहीं हो पाया था। ठीक, तो इसका आंसर न्यूजीलैंड का अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक केवल परमाणु भार वाले तत्वों का वर्गीकरण कर पाया, उससे आगे तत्वों का वर्गीकरण करने में ये क्या रहा, असफल रहा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैनलिफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों पे ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। ठीक है, जैसे इसमें है KCl, KCAl, SiBa। ठीक, तो पोटेशियम का क्या होगा बच्चों? क्या कह रहा है, मैनलिफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। तो उनके हमने क्या बनाने हैं, ऑक्साइड बनाने हैं। तो पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम ऑक्साइड K2O बच्चों कैसे बताया था? जैसे कि बच्चों आपको पता है 9th क्लास में आपको बताया था कंपाउंड बनाना, जब के और ऑक्सीजन की आपस में जब इनके ऑक्साइड बना रहे हैं तो K की वैलेंसी ऑक्सीजन के पैर में और ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी होती है पोटेशियम यानी K के पैर में जाती है। आपको पता है पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है, और ऑक्सीजन की O की -2, तो -2 पोटेशियम के पैर में और जो पोटेशियम की प्लस वैलेंसी 1 थी वो ऑक्सीजन के पैर में। तो ऑक्सीजन तो बच्चों नहीं लिखा जाता, तो इसकी क्या बनता है, K2O बनता है। ठीक, ऐसी ऑक्सीजन का देखिए O2 बना। ठीक, एल्यूमिनियम का Al2O3 होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मिस्टेक बना, Al2O3। सिलिका Si का SiO2। ठीक है, और Ba का BaO, क्योंकि Ba की 2 वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की भी क्या होती है -2, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट हो जाती है, क्या हो जाता है, BaO हो जाता है। ठीक, ये किसके ऑक्साइड बन गए, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिका और बेरियम के बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मैनलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। तो ये कह रहा है कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला था जिसके लिए मैनलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान भी छोड़ा था। ठीक, वो बताने हैं वो कौन से एलिमेंट थे, तो उदाहरण दीजिए। स्कैंडियम व जर्मेनियम 2 ऐसे एलिमेंट थे जिसके लिए मैनलीफ ने आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका थर्ड। मैनलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? मीन्स मैनलीफ ने अपनी आवर्त सारणी जो बनाई थी उसको तैयार करने के लिए तो कौन सा मापदंड अपनाया था? किस आधार पर उसने अपने मैनलीफ का आवर्त सारणी तैयार करी थी? तो कहते हैं ना बच्चों, मैनलीफ को जो था सपने में आवर्त सारणी आई थी और उसी के हिसाब से उसने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। ठीक, तो देखिए इसका आंसर, मैनलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार अलग किया। किसके अनुसार के? परमाणु के अनुसार अलग किया। उन्होंने एक समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। ठीक, उसने क्या करा, मैनलीफ ने अपने तत्वों को उनके परमाणु के अनुसार अलग किया और जो समान गुण वाले एलिमेंट थे उनको क्या करा, उनके सब अलग अलग ग्रुप बना दिए। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ मिडिल होते हैं, कुछ बहुत तेज होते हैं पढ़ाई में, कुछ बुद्धू होते हैं। तो उसने क्या करा, जो अच्छे बच्चे थे उनका एक ग्रुप बना दिया जो एक जैसी समानता रखते थे। जो मिडिल बच्चे थे उनको उनकी समानता एक जैसी थी, उनका एक ग्रुप बना दिया। जो बुद्धू बच्चे थे उनकी एक ग्रुप बना दिया। ठीक, तो इसी प्रकार मैनलीफ ने भी ऐसे ही करा। तत्वों के जो गुण, जिनके गुण आपस में समान थे, उनको गुणों को एक साथ रख दिया और जो एलिमेंट जिनके गुण एक साथ थे उनको अलग कर दिया। इस प्रकार उसने क्या करा, समूह में रखने का प्रयास किया। ठीक, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील होती हैं अतः अलग वर्ग में रखा गया। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं बच्चों? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, बाह्यतम कक्षा होती है, पूरी फुलफिल्ड होती है, उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 8 पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। आपको पता है सारे तत्वों को अपना बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं अष्टक नियम के अनुसार, है ना। तो उत्कृष्ट गैसों का जो विन्यास होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, इनएक्टिव गैसें होती हैं, अक्रियाशील होती है, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। इसलिए इनको किया गया, मैनलीफ ने इनका अलग वर्ग चुना गया, इसलिए इसको आवर्त सारणी में क्या करा गया, अलग वर्ग में रखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मैनलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार अलग किया गया। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन की प्रथम समूह में स्थान दिया गया, हाइड्रोजन को प्रथम समूह में स्थान दिया गया। अब जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार लिखा गया। जो पहले सारणी थी बच्चों, उसमें क्या गया था, जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें परमाणु भारों के अनुसार तत्वों को रखा गया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, मॉडर्न सारणी थी, उसमें तत्वों के परमाणु क्रमांक लिए गए बच्चों। ठीक, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से मैनलीफ में व्यवस्थित किया गया और इस प्रकार एक सारणी प्राप्त हुई जिसे क्या कहा गया, मैनलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। ठीक, तो और हाइड्रोजन को प्रथम समूह में स्थान दिया गया। हाइड्रोजन को क्या करा गया, प्रथम समूह में क्यों रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसके बाद अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी कि उसको वो प्रथम समूह का और प्रथम वर्ग का एलिमेंट था, इसलिए उसको आवर्त सारणी में प्रथम समूह में ही स्थान दिया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसका, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। आवर्त सारणी में जो तत्वों की स्थिति थी, उनके ग्रुप और आवर्त थे, उनसे उन तत्वों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी पता चलता है। ठीक, कि वो क्रियाशील है या क्रियाशील है। जैसे उत्कृष्ट गैसें थी, एक इनका क्या था, इनका जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल था, बाह्यतम कक्षा थी, वो क्या था, पूरा फुलफिल्ड था, उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहते थे, इसलिए वो क्या थी, अक्रियाशील गैस थी। ठीक, जो फुलफिल्ड नहीं थी वो कैसे थे, वो क्रियाशील गैसेस थी, एलिमेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट, तत्वों को उनके भार के अनुसार भारी व हल्के अलग अलग क्रम में रखा गया। जो तत्व भारी एलिमेंट हैवी थे उनको अलग रखा गया और जो
हल्के थे उन एलिमेंट को आवर्त सारणी में अलग अलग क्रम में रखा गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम बताइए, आपके चयन का क्या आधार है। देखिए बच्चों, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक Mg, इसका जो संकेत होता है Mg का कितना होता है, 12 होता है। Mg इसका संकेत होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 8 2, इसके भार कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम बताइए। तो इसमें आंसर है बेरिलियम Be तथा कैल्शियम, दोनों ही मैग्नीशियम की तरह है। कैसे हैं बच्चों, देखिए दोनों की भारतम कक्ष में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। बच्चों बेरिलियम जो Be है, बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है वो 4 होता है। ठीक, अगर हम इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 2, इसके भार कक्षा में भी मैग्नीशियम की भांति कितने होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी क्या है, यानी कि मैग्नीशियम की तरह अभिक्रियाशील एलिमेंट है। वैसे कैल्शियम देख लीजिए, इसके भी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक, 20 होता है। अगर इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसका आता है 2 8 8 2, भारतम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। यानी कि ये भी मैग्नीशियम की तरह ही क्या है, अभिक्रियाशील एलिमेंट है, तत्व है। ठीक, इसीलिए इनका आंसर बेरिलियम और कैल्शियम है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के नाम बताइए। ठीक, तो देख लीजिए, ए है हमारा 3 तत्वों जिनके सबसे भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 3 तत्वों जिनके सबसे भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम जो होता है किसे तीसरे नंबर में होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 1, यानी इसकी भारतम कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1, इसके भारतम कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। ठीक, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। अगर इसके भारतम कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 1, यानी इसके भी भारतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 1। यानी कि ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके भार कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब दूसरा बी पोर्शन है, 2 तत्वों जिनके सबसे भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। अब ऐसे एलिमेंट बताने हैं जिनके भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो बच्चों इसमें आंसर है मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम का बच्चों आगे भी मैंने ऊपर बताया था कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 12। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 2, भारतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 हुए। ठीक है, और कैल्शियम का देखिए Ca का, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 8 2, यानी कि कैल्शियम के भारतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के भार कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तत्व जिनके सबसे भारी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम बच्चों। ठीक है, सी देख लेते हैं, 3 तत्वों जिनकी भारी कोश पूर्ण हो। अब ये कह रहा है कि कोई ऐसे एलिमेंट जिनके भारी कोश, यानी कि जो आउटर सेल है, भारी कक्षा है, वो पूरी फुलफिल्ड हो, पूरी फुलफिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, पूरी भरी होनी चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसमें पूरे होने चाहिए। तो बच्चों वो एलिमेंट जिनके भारतम कोश पूरे फुलफिल्ड होते हैं वो कौन सी गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। ठीक, जैसे कि उत्कर्ष गैसें आप कह सकते हैं, जैसे कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनका सब क्या होता है, भारतम कक्षा पूरी फुलफिल्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन, Ne, आर्गन, Ar, क्रिप्टॉन, Kr। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन है 4th का ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है, इसके परमाणुओं में कोई समानता है। तो आंसर देखिए पहले का क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी धातुएं हैं और ये जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं।
इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? बिल्कुल हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। इन तत्वों के परमाणुओं में समानता है क्योंकि इनके बाह्य कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिनकी संयोजकता भी क्या होती है? समान होती है। बच्चों, लिथियम का मैंने बताया था परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना होगा? 2 और 1। भारतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 1। भारतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी संयोजकता भी क्या होगी? 1 होती है। ठीक। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 1। इस सोडियम के भी भारतीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी भी संयोजकता +1 होती है सोडियम की। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो 2, 8, 8, 1, यानी कि पोटेशियम के भारतम कक्षा में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी संयोजकता भी +1 होती है। यानी कि हाँ, इन तत्वों के परमाणु में समानता है और इनके बाहरी कोश में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, इनकी संयोजकता भी समान है। ठीक है। अब बी है इसका, फोर्थ का बी। हीलियम एक क्रियाशील गैस है जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणु में कोई समानता है? तो बी का आंसर देख लेते हैं। हाँ, इनमें भी समानता है। दोनों संयोजकता 0 है तथा इनके भारतम कोश पूर्ण है। बच्चों देखिए, जो हीलियम है और नियॉन है ये क्या है? अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें कौन होती हैं? जिनके भारतम कोश पूरे फुलफिल्ड होते, पूरे भरे हुए होते हैं। ठीक। और ये क्या होते हैं? इनएक्टिव अक्रियाशील गैसें होती हैं। ये एक्टिव गैसें नहीं होती हैं क्योंकि इनके भारतम कोश क्या होते हैं? पूरे फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है। और इनकी जब पूरे फुलफिल्ड होते हैं इसलिए इनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। इसलिए इनके भारतम क्या होगी? इनमें समानता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5वां। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? तो इसमें है आंसर, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं बच्चों? तो देखिए, लिथियम एवं बेरिलियम धातुएं हैं। कौन सी हैं? लिथियम एवं बेरिलियम क्या हैं? धातुएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा आता है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? मीन्स ये कहता है कि आवर्त सारणी में हमारे जो एलिमेंट दिए हैं कुछ यहाँ पे के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक गुण की विशेषता है? तो इसमें है आपका बी, क्या है? बेरिलियम है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब आपके अभ्यास के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चों। वो आपके अभी एक्सरसाइज के थे, अब आपके अभ्यास के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? ठीक है। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। बी, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। डी, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो पहला इसका आंसर है सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो कहता है आवर्त सारणी में बच्चों बाईं से दाईं ओर जाने पर, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब त्याग क्यों करेगा बच्चों? जैसे जैसे बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणुओं का आकार बढ़ेगा तो भारतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो नाभिक से अधिक हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन और नाभिक का जो बीच जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएगा। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तत्व XCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है? ठीक है। तो ये कह रहा है
कि तत्व XCl2, X कोई तत्व है बच्चों, अभी है ना, तो कहता है XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो इसमें आंसर है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम, Mg, यानी कि क्या हो जाएगा MgCl2। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यानी कि वो तत्व Mg है और जो इसका सूत्र क्या है, क्लोराइड के साथ जो बनाता है MgCl2 है, जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। और आवर्त सारणी में ये Mg एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए अभी कह रहा है कि आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होता है। अगर बच्चों देखिए Mg है, Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 2, तो ये हमारा दूसरे ग्रुप का और क्या होगा, थर्ड आवृत का एलिमेंट होगा, तत्व होगा। ठीक है, कैसे निकाला बच्चों, इसमें देखिए Mg का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 2, यानी कि 2 8 2 1 2 3, यानी कि तीसरा आवृत, और लास्ट में जो 2 आया वो उसके ग्रुप को बताता है, और जो ठीक, और 1 2 8 और 2 ये 3 संख्याएं आई जो कि इसके आवृत को बताती हैं और 2 इसके समूह को बताता है। इसलिए Mg हमारे दूसरे ग्रुप का और तीसरे आवृत का तत्व है। क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, किस तत्व में, ठीक, पहला है 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं। ठीक, तो इसमें है आंसर हमारा क्या होगा, नियॉन, यानी कि नियॉन के क्या है, 2 कोष हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे फुल फील्ड होते हैं, यानी कि वो क्या है, नियॉन है। ठीक है, सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो बच्चों किसका होगा, ये मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था, मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु क्रमांक और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 2 होता है, तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक, सी आता है कुछ 3 कोष है तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्या कह रहा है, कोई ऐसा एलिमेंट जिसके 3 कोष हैं, कितने हैं, 3 कोष हैं, एंड इसको 1 2 3, और उसके संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, वो सिलिकॉन है बच्चों, Si है। ठीक है, Si की जो संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके 3 कोष होते हैं, यानी कि कक्षाएं कह सकते हैं जिसे आप ना। डी आता है कुछ 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कह रहा है कोई ऐसा एलिमेंट जिसके 2 कोष है, 2 क्लासेस हैं और संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या होगा, बोरॉन। बोरॉन के क्या है, संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी कितनी क्लासें होती हैं, 2 क्लास होती है, 2 कोष होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आता है दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं। कहता है दूसरे कोष में पहले नाभिक के पास नाभिक होता है, उसके बाद पहली क्लास होती है, फिर दूसरी क्लास होती है, यानी कि दूसरे कोष में, यानी कि नाभिक के जो दूसरी वाली क्लास है उसमें पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं, किसके, यानी कि कार्बन के होते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। तो कहता है आवर्त सारणी में बोरॉन के जो है स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं। ठीक, बी, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं, तो देख लेते हैं। उत्तर ए, समान गुणधर्म क्या है, देखिए ए का सभी तत्व क्या हैं, इसमें धातुएं हैं। ठीक, ऊपर से नीचे जाने पर नीचे पर आकर एक धात्विक गुण बढ़ता है, इसमें ऊपर से नीचे जैसे जैसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे, यानी ग्रुप में जब भी एलिमेंट चलते हैं ऊपर में, ग्रुप में जब चलते हैं नीचे को, तो सभी धात्विक गुण क्या होता है, इसमें बढ़ता है और सभी क्या होते हैं, एलिमेंट विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और ठीक, अब बी का देखिए समान गुणधर्म, बी क्वेश्चन क्या है हमारा, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्व के कौन से गुणधर्म समान, स्तंभ बच्चों ग्रुप,
है ना। आवर्त सारणी में क्या होता है, एक ग्रुप होते हैं और एक आवर्त, एक समूह और एक आवर्त। ग्रुप क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर को चलते हैं, और जो आवर्त होते हैं बाएं से दाएं की ओर को चलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के समूह के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है ना। तो देखिए 20 का समान गुणधर्म में क्या है, फ्लोरीन में सभी तत्व अधातुएं हैं, सभी तत्व इसमें क्या है, अधातुएं, तो सबकी संयोजकता कितनी है, 7 होती है, और सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है। 5वां क्वेश्चन आता है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। कितना है, 2 8 7, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 8 7 सब जोड़ दो तो 17 हुआ। यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। तो ए कहता है पॉइंट, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तो बच्चों परमाणु संख्या क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है परमाणु संख्या को बांट के बना होता है, इनको आपस में जोड़ दो तो कितना हो गया, 17, यानी कि परमाणु संख्या कितनी होगी, 17 हो गई। ठीक। दूसरा क्वेश्चन बी कहता है, निम्न में किस तत्व के साथ इसकी अभी की रासायनिक समानता होगी। परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है, किसके साथ समानता होगी बच्चों, इसकी समानता देखिए। अब इसकी परमाणु संख्या तो 17 हो गई, सबको पता है। अब इसके भारतम कक्षा में कितना है, 2 8 7, यानी कि भारतम कक्षा 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी समानता उन एलिमेंट के साथ होगी जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में भारतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक। तो देखिए नाइट्रोजन का 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 5, इससे भी समानता नहीं होता है। तो फ्लोरीन को देखिए 2 और 7, तो फ्लोरीन से इसकी समानता होगी एक तो। और पी का देखिए पोटेशियम का क्या हो जाएगा, 2 8, फिर इसका 5 आता है बच्चों, तो इससे भी समानता नहीं होगा। आर्गन का लिख लीजिए 2 8, इससे भी समानता नहीं होती, यानी कि इसकी समानता किससे होगी, फ्लोरीन एफ से होगी, क्योंकि इसके भारतम कक्षा में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके और परमाणु क्रमांक 17 वाले की रासायनिक गुणों में समानता होगी बच्चों। और परमाणु क्रमांक 17 किस एलिमेंट का होता है बच्चों, Cl का होता है। ठीक है। तो अब 6 क्वेश्चन आता है, आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। समूह 16, समूह 17। ठीक। समूह 16 में ए और समूह 17 में ए और बी दिया है। तो अब हमने इसमें बताना है कि ए धातु है या उपधातु है। ठीक है। और बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है या कम क्रियाशील है। सी का साइज से बड़ा होगा या छोटा होगा। किस प्रकार आयन, धनायन या ऋणायन बनाएगा। तो इसमें पहला क्या है बच्चों, पहला तो होगा हमारा ए, जो है हमारे अधातु है, क्योंकि समूह 17 में नीचे की ओर को चलने पर धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं होती हैं, इसलिए ए क्या है, हमारा अधातु है बच्चों। बी क्वेश्चन कहता है, बी की अपेक्षा, बी जो क्वेश्चन का बी जो पॉइंट है उसमें कहता है कि अपेक्षा अधिक क्रियाशील है या कम है। ठीक। सी कम क्रियाशील है, सी क्या है, कम क्रियाशील होगा बच्चों। ठीक है। अब सी पॉइंट कहता है का साइज से बड़ा होगा या छोटा। अब देखिए सी का आकार बी से क्या होगा, छोटा होगा। सी का आकार बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। किस प्रकार आयन, धनायन तथा ऋणायन बनाएगा। तत्व ए क्या होगा, ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा, तत्व ए ऋणायन बनाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा परमाणु संख्या 17 के आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युतीय होगा और क्यों। अब देखो बच्चों, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 और एक दूसरा है उसका परमाणु संख्या 15 है के आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। तो दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है पहले, और इनमें से कौन सा अधिक ऋण विद्युतीय होगा ये बताना है। अब देखिए नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 और 5 आता है। ठीक। और 15 वाला जो एलिमेंट है वो होता है हमारा फास्फोरस। ठीक। फास्फोरस का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम तो 2 8 5, इसके भारतम कक्षा में कितना आते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो कि दोनों ही नाइट्रोजन और फास्फोरस समूह 15 के तत्व हैं, क्योंकि इनके भारतम कक्षा में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसका आंसर देखो, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 यानी कि 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अतः यह अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा
क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा। फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों ही क्या हैं, अधातुएं हैं, परंतु फास्फोरस 15.2.8.5 नाइट्रोजन से नीचे की ओर आता है और इस प्रकार ऋणात्मकता घटती है, यानी कि ये क्या करता है, ग्रुप में नाइट्रोजन से नीचे की ओर आता है, इसलिए इसकी ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। किसकी अपेक्षा, नाइट्रोजन की अपेक्षा। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थान क्या होता है, फास्फोरस से ऊपर होगा है, तो जिस कारण इसकी अधिक विद्युत ऋणात्मकता है, और फास्फोरस नाइट्रोजन से नीचे आता है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम होगी, यानी कि घटती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आता है 8। तो देखिए, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है। अब कहता है तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या, बच्चों इसी से तो उसकी क्या निकलता है, पोजीशन निकाली जाती है, आवर्त सारणी में स्थान निकाला जाता है उसी से, कि किस एलिमेंट का और किस ग्रुप का और किस आवर्त का एलिमेंट है, उसके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म सब इसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम निकालते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर। तत्वों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। किसी तत्व की भारतीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से उसकी संयोजकता पता चलती है तथा कोषों की कुल संख्या, उसकी आवर्त संख्या का भी ज्ञान होता है बच्चों। ठीक है ना, इसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही बच्चों हम उसका ग्रुप, उसका आवर्त, उसके कोषों की संख्या और उसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म सब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9th क्वेश्चन हमारा। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। ठीक, इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान हैं। तो कहता है बच्चों, आवर्त सारणी में कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, चारों ओर कितना है, 12 है, 19 है और 21 भी है, तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व भी स्थित हैं। लेकिन इनमें से किन तत्वों के भौतिक गुणधर्म कैल्शियम से मिलते जुलते हैं। तो देखिए बच्चों, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें कितना आएगा कैल्शियम का, 2, 8, 8, 2। तो इसके भारतीय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, अब 12, 19, 21 और 38 का परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जिन एलिमेंट के भारतीय कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनके भौतिक गुणधर्म कैल्शियम से के समान होंगे, है ना। तो देखो ये कहता है आवर्त सारणी में कैल्शियम 20 के चारों ओर 12, 19, 21 व 38 परमाणु संख्या वाले तत्व हैं। इनमें से परमाणु संख्या 21 जिसका 2, 8, 8 तथा परमाणु संख्या 38 वाले तत्वों के रासायनिक व भौतिक गुणधर्म समान होंगे, क्योंकि इनके भारतीय कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके गुणधर्म क्या होंगे, कैल्शियम से के समान होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मैनलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए, कि तत्वों की व्यवस्था हमने की आपस में तुलना करनी है, कि जो आधुनिक आवर्त सारणी थी और मैनलिफ की आवर्त सारणी थी, इनमें तत्वों की व्यवस्था में आपस में क्या तुलना है थी वो बताना है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो थी यह परमाणु संख्या के अनुसार क्रमित थी। किसके अनुसार थी, परमाणु संख्या के अनुसार क्रमित थी, और इसमें 18 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 18 वर्ग। इनमें अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में रखा गया था आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। ठीक, और मैनलिफ की आवर्त सारणी क्या थी, यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ये किस आधार पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार पर आधारित थी। तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर मैनलिफ की आवर्त सारणी में रखा गया था। बाद में क्या क्या आधुनिक आवर्त सारणी बनी, उसमें क्या करा था, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, है ना। फिर सेकंड पॉइंट, इसमें 8 समूह हैं जबकि उसमें 18 वर्ग हैं। और मैनलिफ की आवर्त सारणी में थर्ड पॉइंट, इसमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं मिला था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या था, अक्रिय गैसों के लिए 18वें वर्ग में स्थान दिया गया था। ठीक है, ये इनकी तुलना है आपस में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं बच्चों। ठीक,
आप इसको अच्छे से देखिए बच्चों। इसके साथ साथ आपको इस लेसन को अच्छे से डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तभी आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। इसमें आपको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी आना चाहिए, है ना बच्चों। और उसी के आधार पर आप ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से समझ पाएंगे बच्चों।